नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार का आगाज हो गया है। नरेंद्र मोदी ने 9 जून की शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में नई सोशल इंजीनियरिंग का तो साथ ही राज्यों की सियासत का भी विशेष ध्यान रखा गया है। नए वोटर वर्ग के साथ कोर वोटर पर फोकस है, तो साइलेंट वोटर मानी जाने वाली महिलाओं का भी सरकार में प्रतिनिधित्व है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी इंडिया ब्लॉक की रणनीति के केंद्र में रहे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और एसईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मोदी मंत्रिमंडल में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। ओबीसी से 27 और एसईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 2 कुल 29 मंत्री इस वर्ग से बनाए गए हैं। गौरतलब है कि एसईबीसी ओबीसी का ही एक उपवर्ग होता है। ओबीसी ईबीसी के बाद सामान्य वर्ग का नंबर आता है। बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाले सामान्य वर्ग से 28, अनुसूचित जाति एससी से 10 और अनुसूचित जनजाति वर्ग से मोदी सरकार में 5 मंत्री बनाए गए हैं। एक मंत्री ईसाई समुदाय से भी बनाया गया है। बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाले सामान्य वर्ग से 28 मंत्री बनाए गए हैं। जातीय आधार पर देखें तो 8 ब्राह्मणों और 3 राजपूत नेताओं को मंत्री बनाया गया है। भूमिहार, यादव, जाट, कुर्मी, मराठा, वोकालिगा वर्ग से 2 जो मंत्री हैं वो भी बनाए गए हैं। 2 मंत्री सिख समुदाय से भी हैं, जिनमें जाट और पंजाबी खत्री शामिल हैं। कर्नाटक के प्रभावशाली लिंगायत समाज के साथ ही निषाद, लोध जाति और इसके साथ ही महादलित वर्ग से भी एक चेहरे को मंत्री बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के प्रभावशाली मतुआ समाज के साथ ही अहीर, गुर्जर, खटीक, बनिया वर्ग से भी एक नेता मंत्रिमंडल में जगह बनाने में सफल रहे हैं। राज्यों के लिहाज से देखें तो सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी सबसे अधिक 10 मंत्री उन्होंने अपने कैबिनेट में शामिल किए। कैबिनेट बर्थ के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। बिहार को मोदी मंत्रिमंडल में 8 मंत्री मिले हैं। इसके साथ ही गुजरात से अमित शाह समेत 4 मंत्रियों को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, नितिन गडकरी समेत 6 मंत्री बने हैं। राजस्थान से मोदी सरकार में 4 मंत्री बनाए गए हैं। कर्नाटक से 4, उड़ीसा, हरियाणा की अगर बात करें तो यहां से 3 मंत्री बनाए गए हैं। मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से लेकर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और छत्तीसगढ़ तक कई राज्य ऐसे हैं जहां से एक मंत्री बनाए गए हैं। मोदी सरकार 3.0 में बीजेपी के साइलेंट वोट बैंक महिला वर्ग से 7 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आजादी के बाद केंद्र की ये पहली सरकार है जिसके मंत्रिमंडल के गठन में किसी भी मुसलमान को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने एक मुस्लिम को टिकट दिया था, लेकिन वो भी जीत नहीं सका। इस तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सिलसिला 3 से शुरू होकर अब 0 पर अटक गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंतिम मुस्लिम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। इसके बाद से केंद्र सरकार में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। इस तरह मोदी कार्यकाल में शुरू हुआ तो 3 मुस्लिम मंत्रियों से सिलसिला अब 0 तक पहुंच गया है। हालांकि मोदी सरकार में 5 अल्पसंख्यक समुदाय से मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें किरेन रिजिजू और हरदीप पुरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। रवनीत सिंह और इसके साथ ही जॉर्ज कुरियन और रामदास अठावले राज्य मंत्री हैं। रिजिजू और कुरियन ईसाई समुदाय से हैं, तो हरदीप पुरी और इसके साथ ही बिट्टू सिख समुदाय से हैं। रामदास अठावले बौद्ध धर्म से हैं। इस तरह मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम नहीं है।
तो नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक रूप से 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आवृत्तियों से उबने वाले भारतीय समाज में उनकी यह स्वीकार्यता बड़ा महत्व रखती है। राजनीति के संघर्ष और शासन की चुनौतियों से पार पाकर मोदी फिर से उभरे हैं। कठिन समय और संघर्ष ने उनका चरित्र गढ़ा है। नरेंद्र मोदी ने जब देश की राजनीति में प्रवेश किया था, तब उनके पास मुख्यमंत्री के रूप में शासन का एक मॉडल था, जिसे गुजरात मॉडल कहकर वो लोगों के बीच लेकर गए। लोगों ने उनके गुजरात मॉडल को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने वैश्विक मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा मजबूत करने की दिशा में काफी प्रयास किया। उन्होंने सामरिक और राजनीतिक रूप से देश को काफी मजबूत बनाया। देश में व्यापार का माहौल बना, स्टार्टअप और भारत में निर्माण के मार्ग खोले गए। भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा और मोदी एक मजबूत नेता के रूप में। उनकी इसी छवि ने 2019 में उनकी प्रधानमंत्री के रूप में वापसी कराई। उनके दूसरे कार्यकाल में भारत ने G20 जैसे महत्वपूर्ण आयोजन की अध्यक्षता की। इस आयोजन के प्रभाव और परिणाम ने भारत को ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में प्रस्तुत किया। इस बार की लोकसभा चुनाव में बीजेपी साझेदारों के साथ मैदान में उतरी थी। साझे का संघर्ष सत्ता दिलाने में सफल रहा। मोदी तीसरी बार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। एक महाशक्ति, एक महादेश का नेतृत्व उनको तीसरी बार मिला है। उनके साथ 71 मंत्रियों ने भी इस बार शपथ ली। पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। गठबंधन सरकार में सहयोगियों को जगह देने के लिए इस बार मोदी का मंत्री परिषद भी बड़ा हो चुका है। तो इसी को लेकर मुद्दा में करेंगे हम चर्चा। 2 विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमनप्रीत कौर जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अमनप्रीत जी। शंभू भद्रा जी, सर, जिन चेहरों को मोदी ने मंत्रिमंडल के लिए चुना, उनका क्या संदेश है? मोदी 3.0 में उनका भरोसा जीतने की कसौटी क्या रही होगी? और ये भी हम आपसे यहाँ समझना चाहेंगे, जिन सांसदों को अब मंत्री बनाया गया है। देखिए, मोदी सरकार का पिछला कार्यकाल भी अगर आप देखेंगे तो उस समय भी जो कैबिनेट का जो स्ट्रक्चर था उसमें सोशल इंजीनियरिंग का खास ध्यान रखा गया था। और इस बार जो मोदी 3.0 कार्यकाल को भी जो स्टार्ट समझिए कि कल शाम से हो गई है। अब जो मंत्रिमंडल का जो एक चयन किया गया है उसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी जो कोर वोटर है बीजेपी के, उन वर्गों को अधिक स्थान दिया गया है। खास करके ओबीसी और SC/BC को मिला करके अगर आप देखेंगे तो 29 मंत्री बनाए गए हैं और सामान्य वर्ग से 28 मंत्री है, अनुसूचित जाति वर्ग से 10 हैं और जनजाति से 5 मंत्री बनाए गए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से भी 4-5 मंत्री बनाए गए हैं, 5 है आई थिंक। तो इस बार के जो वोटिंग पैटर्न है, जहां पे बीजेपी को सफलता मिली है, उसमें अगर देखेंगे तो बिहार एक प्रमुख राज्य है जहां पर की बीजेपी को अच्छी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश एक राज्य है जहां पर की 100% सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में अच्छी सफलता मिली है। तो इन प्रदेशों और इसी साल आने वाले समय में अक्टूबर-नवंबर में झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव है। तो मंत्रिमंडल के गठन में सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ इन राज्यों को तवज्जो दी गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसके बावजूद भी मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। झारखंड में आगे चुनाव है तो झारखंड से देखिए कि जनजाति वर्ग भी, सामान्य वर्ग भी मंत्री में लिया गया है। हरियाणा चौंकाने वाला है कि हरियाणा से केवल 5 सांसद गए, उसमें से 3 को मंत्री बनाया गया है और 3 समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। मनोहर लाल पंजाबी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। राव इंद्रजीत है जो कि अहिर यानी यादव समुदाय को
रिप्रेजेंट करते हैं और कृष्णपाल गुर्जर समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने एक राज्य से उदाहरण दिया। ऐसे ही बिहार में देखेंगे तो भूमिहार कोटे से 2 मंत्री बनाए गए हैं, ब्राह्मण कोटे से बनाए गए हैं, ओबीसी कोटे से बनाए गए हैं। तो उसमें दलित भी है और ओबीसी भी है। और तो बिहार में देखेंगे तो सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। एक जो मिसिंग है कि इस बार के चुनाव में 2 चीज है। एक तो अपनी आप रिपोर्ट में आप कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया और मुस्लिम समुदाय से मुक्त मंत्रिमंडल है। तो मेरा एक बीइंग जर्नलिस्ट मानना है कि बेहतर टिकट देने में जो आबादी 18 से 20% है और जिस पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास का है, तो उस पार्टी के एजेंडे में तकनीकी रूप से टिकट देने से लेकर के और मंत्रिमंडल के गठन तक में मुस्लिम क्यों नहीं है। बिल्कुल, मैं इसी बात को यहाँ पर आपसे करने वाली भी थी। मैं इसको लेकर जरा अमनप्रीत जी से भी चर्चा कर लेती हूँ, क्योंकि जिस बात को अभी कह रहे थे शंभू भद्रा जी, सर वापस से आपके पास आऊंगी, मैं वापस से आऊंगी सर, आप ही दोनों हैं डिबेट में, वापस से आपके पास में आऊंगी। क्योंकि अमनप्रीत जी अभी जिस बात को कह रहे थे, शंभू जी भी, क्योंकि मोदी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में भारत सरकार मुस्लिम मुक्त हो गई है और आजादी के बाद से अभी तक के इतिहास में तो ऐसा हुआ नहीं था। आने वाले समय में इसके परिणाम राजनीति के रूप में किस तरह के हो सकते हैं? देखिए, लोग और विपक्ष ऐसा चाहते थे कि इस बार की लोकतंत्र जो बरकरार रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, उसको वो चाहते थे भाजपा मुक्त बनाने के लिए, मोदी मुक्त बनाने के लिए। और हुआ क्या कि भाजपा ने इनको मुस्लिम मुक्त बना दिया। मुझे लगता है कि 14% आबादी है हमारे देश की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र में तो बिल्कुल भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। 2014 में जब से भाजपा की सरकार आई है ऋषि जी, तब से 3 मुस्लिम उम्मीदवार तब आए थे, 3 मंत्रियों को जगह मिली थी। उसके बाद घटते घटते अभी अगर बात करें तो अभी 0 जो मंत्री है कोई भी मुस्लिम समुदाय से आता है। जहाँ सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो जहाँ भाजपा ने जातीय समीकरण और जो रीजनल पार्टीज हैं उनका बैलेंस बनाने के लिए पूरी सोशल इंजीनियरिंग का उन्होंने पहचान करा है, अच्छे से उन्होंने सीटों को वितरण करा। उसके बाद मंत्रियों का वितरण करते टाइम भी यही उन्होंने सोचा, पर इतनी बड़ी आबादी को कैसे भूल गए, मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि ये चीज मतलब जब बाकी जातियों के लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी धर्मों के लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, इवन अल्पसंख्यकों की बात करें तो 5 मंत्री तो उनमें से भी बनाए हैं। तो अगर हर जाति, हर धर्म के लोगों को साधने की कोशिश करी गई है, तो मुस्लिम पीछे क्यों रह गए, ये सोचने वाली बात है। हालांकि एक ही उम्मीदवार था एनडीए का, वो भी मुस्लिम उम्मीदवार केरला से, और वो भी हार गया। तो ऐसे नहीं है कि जैसे रवनीत बिट्टू भी कोई जीते नहीं थे, पर उनको भी अल्पसंख्यक में मंत्री बनाया गया। तो ऐसे ही एक मुस्लिम कैंडिडेट को भी ले लेते। जेके से एक आते हैं मंत्री, मंत्री तो नहीं पर वो उनको भी लिया जा सकता था, उनके बारे में भाजपा सोच सकती थी, पर उनको भी आगे नहीं लेके आए। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि विपक्ष वाले तो इस बात को उठाएंगे ही, क्योंकि भाजपा को मुस्लिम विरोधी माना जाता है। उनको लगता है ऐसे ही जैसे उन्होंने बोल दिया था कि मंगलसूत्र वाली बात बोल दी थी, जैसे उन्होंने बोल दी थी कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग हैं, तो उनका इशारा मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनकी तरफ ही था। बोला था कि उनको बोला था कि कांग्रेस वाले दूसरे लोगों से एक एक चीज छीन के उनको दे देंगे। तो तब ऐसी जो स्टेटमेंट्स आती हैं, ऐसी जो चुनावी रैलियों में मुस्लिम समुदाय के लेके कुछ टीका टिप्पणियां कर दी जाती हैं, तो उन चीजों का भी उन लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और अगर आप किसी मुस्लिम से बात करके देखो तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा हम थोड़ा सा भयभीत हो गए हैं, हम थोड़ा सा डर में जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरे वाली बात है। बिल्कुल, आप कह रही हैं कि ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरे वाली बात है। और इसी को लेकर शंभू भद्रा जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे सर, उस पर तो आप अपनी बात को आगे रखिएगा ही, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि इस बार देखिए बीजेपी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत ना ला पाने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही सहजता से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कल शपथ लेते हुए नजर आए। सर, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और इसके साथ ही पीएम मोदी ने नए मंत्रिमंडल में जिस तरह जातीय समीकरण को साधा है, आने वाले समय में उसका कितना लाभ एनडीए को हो सकता है? और किसी मुस्लिम को मंत्री पद ना देना, क्या इसका नुकसान भी हो सकता है?
नहीं, यहाँ आपने 2-3 बातें पूछी हैं। जी। एक तो फर्स्ट की शुरू में जो मैं कह रहा था कि जैसे मुस्लिम समुदाय से नहीं लिया गया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर आप देखेंगे तो राजपूत इस बार बीजेपी से नाराज थे और राजपूत बिहार में भी कम वोट दिया है बीजेपी को, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत एकदम नाराज थे और बीजेपी को वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से बीजेपी का ग्राफ जो है सो काफी नीचे आ गया। तो एक तो सिंबॉलिक ये होना चाहिए बीजेपी की तरफ से कि जो वोट नहीं दे रहा है उसको हम अपने साथ शामिल करें, हम भी वैसा ना बने कि तुम मुझे वोट नहीं दे रहे हो तो हम तुमको कुछ नहीं बनाएंगे। जैसे बिहार का एग्जाम्पल है कि बिहार में आपने 8 मंत्री बनाए, बीजेपी कोटे से गिरिराज सिंह भी भूमिहार हैं और जदयू कोटे से ललन सिंह भी भूमिहार हैं। तो बिहार में आप एक को रिप्लेस करके राजपूत समुदाय से किसी एक को ले सकते थे, क्योंकि बिहार में जो बीजेपी का कोर वोटर है वो भूरा बाल है, जो लालू की भाषा में कहें तो भूमिहार है, राजपूत है, ब्राह्मण है और लाला है। जो सवर्ण जातियां है बिहार की वो सारे बीजेपी के कोर वोटर है। तो आपको मंत्रिमंडल के गठन में इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि गिरिराज जैसे नेता जिसकी की जो खुद ही बीजेपी को संकट में डालते रहते हैं, तो बीजेपी के पास मौका था कि उसको हटा करके कोई एक अच्छा नेता जो राजपूत समुदाय से आ रहे हो उसे आप ऐड कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में राजपूत समुदाय से है लेकिन और भी राजपूत समुदाय को आप जोड़ सकते थे। तो एक मेरा ये कहना था कि जो समुदाय नाराज है या आपको वोट नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसको आप माइनस मत करो, क्योंकि आपका ही नारा है सबका साथ सबका विकास। अब आते हैं मुस्लिम पे। ये बात तय है कि इस वक्त मुस्लिम समुदाय के 99% जो वोट है वो बीजेपी को नहीं जा रहा है और मुस्लिम के अंदर में बीजेपी को लेकर के एक रोष है और वो चाहती है कि भारत बीजेपी मुक्त हो जाए। और इसीलिए इस बार के वोटिंग पैटर्न में आपने देखा कि जहां जहां मुस्लिम बहुल संसदीय क्षेत्र था वहां पे कांग्रेस या फिर नॉन बीजेपी पार्टी को सफलता मिली और वो तेजी से वोट करने के लिए आए और इवन की वोट जिहाद तक का नारा चल गया उत्तर प्रदेश में। और वो वाकई में वोट जिहाद किया कि ग्लोबलाइज होकर के ग्लोबलाइज करते हैं कि पोलराइज होके ध्रुवीकरण करके बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करी मुस्लिमों ने। ये समझ लीजिए मुस्लिम के मन में ये है कि बीजेपी हमारे लिए नहीं है या बीजेपी हमारे हित में नहीं है, ये उनके मन में है। लेकिन इस उसके मन में जो ये आशंका है उसको दूर आप कैसे करेंगे? तो उसको जोड़ करके करेंगे जब आप मंत्री बनाएंगे, जब उनके हितों को आप ध्यान में रखेंगे, जब आप अपना मंत्रिमंडल गठन कर रहे हैं तो उस समुदाय को भी आप रिप्रेजेंट करने के लिए मौका देंगे, तभी वो नजदीक आएगा। और अभी देखिए कि बीजेपी के पास आरिफ मोहम्मद खान जैसे लीडर हैं जो केरल के राज्यपाल है ऑलरेडी। आप वो ऐसे चेहरा है जो मुस्लिम होते हुए भी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। तो उन जैसे नेता को अगर आप अपने कैबिनेट में जोड़ते हैं और ग्लोबली आप देखिए कि एक प्रतिभा को आप एक राज्यपाल बना के सीमित कर दिया है, उसको अगर कैबिनेट में ला करके ग्लोबली अगर चीजें आप करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। और बिल्कुल कई बातों को आपने यहाँ पर रखा शंभू भद्रा जी, और मुसलमानों के मन में क्या है और क्या कुछ उनके भीतर डर भी था चुनाव के समय में, ये भी आपने यहाँ पर स्पष्ट किया। और क्योंकि मन में किसके कब क्या आ जाए ये तो कहा नहीं जा सकता मनप्रीत कौर जी। और चूंकि बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव में गई थी, सीटें साझा करके चुनाव लड़ी थी, इसलिए इसे जोड़-तोड़ सरकार तो नहीं कह सकते, लेकिन गठबंधन की गांठों पर बहुत कुछ निर्भर आने वाले समय में भी करेगा। विपक्ष कह रहा है कि बंधन बहुत जल्द खुल जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि सहयोगियों का साथ आने वाले समय में कच्चा पड़ सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके साथ अलायंस में है कौन। कई बार जो लोग होते हैं वो भरोसेयोग्य होते हैं, पर जैसे नीतीश कुमार को आपको पता ही है कि उनका थोड़ा डामाडोल वाली सिचुएशन होती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो चुनाव किसी और पार्टी से लड़ते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए वो किसी और पार्टी में चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो पार्टी छोड़ देते हैं। 4 बार तो अभी रिसेंटली ये चीज हुई है, तो इसलिए उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये है कि अगर उनके टीचे को लेके, उनके फोकस को लेके हम बात करें तो जैसे नीतीश कुमार अगर अलायंस में आए हैं, ये बात नहीं है कि एनडीए की सरकार पहली बार बनी है, पिछले 10 साल से भी एनडीए की ही सरकार थी। हालांकि एनडीए का नाम थोड़ा कम सुनने में आता था क्योंकि भाजपा जो थी वो मेजोरिटी में थी, अपनी मर्जी हर चीज में वो करती थी, चाहे वो मंत्रिमंडल को एक्सपैंड करना हो, चाहे किसी के जो मंत्रालय है उनके बारे में सोचना हो। तो जैसे आपने देखा कि बिहार में मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, वहां से जो मंत्री लिए गए हैं तो पिछली बार से ज्यादा लिए गए हैं। पिछली बार 6 लिए गए थे, अभी 8 लिए गए हैं। तो
बिहार का जो इम्पैक्ट है मंत्रिमंडल पे वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। शायद इसका कारण यही है कि नीतीश कुमार जुड़ गए हैं, तो नीतीश कुमार के ऊपर बहुत ये डिपेंड करता है कि ये जो गठबंधन की एनडीए सरकार है ये कितने दिन चलती है, क्योंकि उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो पलटू राम है और कभी भी अपने फायदे के लिए पलटी मार सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात चलिए, अब तो वो सार्वजनिक रूप से कई बार मंचों पर कहते हुए नजर आए हैं कि अब कुछ भी कर लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिएगा, लेकिन इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, हम तो बस आपके ही साथ रहेंगे। बिल्कुल, इस पर तो मैं आपसे चर्चा करूंगी जो अभी अमनप्रीत कौर जी कह रही हैं, शंभू भद्रा जी, क्योंकि यूपी की हम बात कर रहे हैं, बिहार की भी हमने बात की, लेकिन अगर कर्नाटक की हम बात करें तो कर्नाटक के प्रभावशाली लिंगायत समाज के साथ ही निषाद, लोध जाति और महादलित वर्ग से भी एक चेहरे को मंत्री बनाया गया है। सर, इसके क्या संकेत आपको आने वाले भविष्य में नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे एक तो एक जो करना था मुझे ये कि नीतीश कुमार का जो एक पलटू की छवि है वो इस बार लोकसभा में नहीं दिखाई देगी। इसका कारण है कि एक तो जो राजग का जो अलायंस है वो प्री पोल अलायंस है, तो बहुमत जो मैंडेट है वो राजग के साथ है, तो जो दल उसके साथ जुड़े हुए हैं उसमें बीजेपी के साथ उसका मैंडेट है, तो उसमें अगर वो अलग जाएंगे तो उनके मैंडेट के खिलाफ होगा, तो जनता को क्या जवाब देंगे। एक पॉइंट ये है। दूसरा कि बिहार में अगले साल चुनाव है 2025 में, और अभी जो सोशल इंजीनियरिंग बना है, जिस तरह से रामविलास पासवान की पार्टी है, जदयू है और बीजेपी है, उसमें सवर्ण, ओबीसी और दलित, ये जो तीन सोशल इंजीनियरिंग का जो कॉम्बिनेशन बना है, जो कि विनिंग कॉम्बिनेशन है बिहार के लिए इस वक्त, तो उस कॉम्बिनेशन को ब्रेक करना नहीं चाहेंगे नीतीश। अगर वो पलटू करेंगे तो वो ब्रेक होंगे, और जिस तरह से राजद को असफलता मिली है लोकसभा चुनाव में, तो नीतीश ये नहीं चाहेंगे कि वो राजद के साथ जुड़ के फिर अपने लिए असहजता पैदा करे और केंद्र की सरकार को खतरे में डालने के बाद भी उनके लिए पर्सनल या पार्टी के लेवल पर कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। तो ये एक मुझे लगता है इसी तरह से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की स्थिति है कि वो भी बहुत ही अच्छी विक्ट्री के साथ आए हैं, तो वो यूपीए में या इंडिया गठबंधन में जाकर भी कोई बहुत तीर नहीं मार पाएंगे, वहां भी वो सहज नहीं रहेंगे। तो इसीलिए उनके लिए हित में ये है कि राजग में रहते हुए अपने लिए जितना अधिक बार्गेनिंग कर सको वो करो, यही लोग वो करेंगे। तो ये मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर तीर चलाने का अवसर अधिक है? हाँ, गठबंधन पे हाँ तीर चल सकता है कि हाँ मुझे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो मना के, जैसे कि अभी लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही थी कि टीडीपी ने डिमांड करी थी, तो बीजेपी ने मनाया उसको कि अभी जदयू को भी मनाया और टीडीपी को भी मनाया कि अभी आप कोई पर्सनल डिमांड इस तरह का नहीं रखें, केंद्र का गठन होने दीजिए और जो प्रमुख मंत्रालय है वो बीजेपी के पास रहने दीजिए। आने वाले समय में जब एक्सपेंशन होगा उस समय में हम आपकी बात सुनेंगे। तो इस तरह से करके टाल दिया गया है। अब आपने कर्नाटक की बात की, तो वोक्कलिगा समुदाय जो है, जहां से कि ऑलरेडी जदयू के जो कुमार स्वामी है उनको मंत्री बनाया गया है, तो वो वहाँ बड़ा समुदाय है, लिंगायत की तरह ही वो बड़ा समुदाय है, और निषाद से वहाँ पे दलित, ओबीसी और लिंगायत एक तरह से समझिए कि ओबीसी से थोड़ा ऊपर है, सवर्ण की कैटेगरी में है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है सोशल इंजीनियरिंग वो कर्नाटक के लिए उपयुक्त है और उस हिसाब से लिया गया। इस मंत्रिमंडल में आपने अगर ध्यान दीजिएगा तो पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी अपनी पैक्स मजबूत करने के लिए, जैसे केरल से मान लीजिए दो को मंत्री बनाया गया है, तमिलनाडु में नहीं जीते तो भी मंत्री बनाया है, मरुगन को मंत्री बनाया गया है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना में मंत्री बनाया गया है, कर्नाटक है ही, तो तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बीजेपी एक अलायंस में या फिर अकेले ठीक पोजीशन में है, तमिलनाडु और केरल में कोशिश कर रही है। ठीक है सर, समय का अभाव है, चलते चलते संक्षेप में अंतिम सवाल अमनप्रीत जी आपसे करना चाहूंगी, लेकिन संक्षेप में, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सहयोगियों को मंत्रिमंडल में रखना न सिर्फ मोदी सरकार की स्थिरता का विषय है बल्कि राज्य में चल रही सरकार का भी है। इसे बीजेपी किस तरीके से साधेगी?
देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं रही। आपने देखा कि चाहे एनसीपी के उन्होंने गुट बनाए, चाहे उन्होंने शिवसेना के गुट बनाए, तो जो भी उनके नेता उन्होंने बनाए, उन्होंने इतना अच्छा अपने दमखम से इलेक्शन में जो है प्रदर्शन वो नहीं करा। ऐसा है कि वहां पे अपनी जगह बनाने के लिए भी मंत्रियों को आगे लाना पड़ा। जैसे रामदास अठावले ही हैं वहां से, तो वो अलग जो संख्यक है उनको वो लीड करते हैं। तो उसके लिए उनको आगे लेके आने का मतलब है कि जैसे हर क्षेत्र में, हर स्टेट में जातीय लोगों को जाति और धर्म के नाम पे उनको डिवाइड करने की बात करी जाती है। तो उनकी सीटों को अगर गिना जाए तो उसको आगे लाने की बात होती है कि वो लोग भाजपा के साथ जुड़े रहे। जैसे महिलाएं 7 मंत्री बनाई गई हैं, उसका मतलब यही है कि साइलेंट वोटर बोला जाता है महिलाओं को उनके साधन के लिए। और अगर जैसे ओबीसी की बात करें तो संक्षेप में मैम प्लीज से आ गए, एसटी उसमें से या करें तो 28 मंत्री उसमें से आ गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को साधने की बात है, क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ लोकसभा इलेक्शन की बात नहीं है, बात विधानसभा इलेक्शन की भी है। आने वाले सालों में जहां जहां विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां पे भी बीजेपी अपने बिल्कुल और इसी के तहत तमाम जो रणनीति है वो पहले से ही बनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।